चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। लोक साहित्य का सृजन लोक ही है, इसलिए उसमें लोक जीवन की आत्मगाथा समाहित होती है। लोक साहित्य मानव जीवन जितना ही प्राचीन है। अपने जन्म के साथ ही मनुष्य ने कथाएं कहनी शुरू कर दी थी, यथापूर्वक भी और काल्पनिक भी। इन कथाओं में उसके अपने अनुभवों की कथाएं हैं, साथ ही अपने तात्कालीन समय और समाज की घटनाओं और कथाओं का समावेश है। समय के साथ साथ समाज में बदलाव की बयार चलती रहती है और समय के साथ कदम ताल करते हुए लोक साहित्य में भी बदलाव होता रहा। लोक साहित्य समय के साथ यात्रा करता आया है, परिवर्तनों को स्वीकारता रहा है। इसमें वह समय भी है जब सैलानी जादुई उड़न खटोले से भ्रमण करते नजर आते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता गया, सैलानी उड़न खटोले की जगह हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से सफर करने लगे। लोक साहित्य की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह परंपराओं का ध्यान रखते हुए भी रूढ़ियों को पकड़कर एक जगह ठहरता नहीं। वह समय के साथ चलता है और समय के सच से साक्षात कराते हुए कभी कभी समय से आगे चलता भी दिखता है। तभी कहा जाता है कि किसी संस्कृति के संबंध में गहराई से जानने के लिए वहाँ के लोक साहित्य को जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें संस्कृति का सच्चा स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य आदि सभी रूप शामिल है। इनकी भाषा इतनी सहज, सरल, सरस होती है कि वे लोक कंठों में बस जाती है। आज के आत्म मुग्ध और आत्म प्रचार के समय में हम लोक साहित्य सृजकों के आत्म प्रचार से दूर रहने की मन स्थिति पर विस्मय ही कर सकते हैं। अपनी प्रसिद्धि, मान सम्मान या अपने नाम के प्रचार की लालसा का भाव उनमें लेस मात्र भी नहीं था। अपनी रचनाओं में भी वे ऐसा संकेत करने से बचते रहे जिससे कि उनकी पहचान की जा सके। अपने नाम के प्रचार के मोह से वे पूरी तरह मुक्त थे। उन्होंने लोक में जो देखा, जो अनुभव किया, उसे अभिव्यक्त करते हुए अपने लोक दायित्व का निर्वहन किया। अपने मन के भावों को गीत, गाथा या कथा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में ही उन्हें आत्मिक तृप्ति की अनुभूति होती थी। उनके मन के भाव इतने अनुभूत, यथार्थपूर्वक, सच्चे और प्रभावोत्पादक होते थे कि उनके अंतःस्थल से निस्तृत बोल लोग आत्मसात कर लेते थे। उन्हें वे कंठस्थ हो जाते थे और अन्य लोगों को सुनाने में उन्हें आनंद का अनुभव होता था। इस श्रुति परंपरा ने वर्षों से लोक साहित्य को लोगों के कंठों में बसाए रखा है। श्रुति परंपरा के सहारे ही वे आज तक हमारे बीच जीवित हैं। देसी विदेशी सभी भाषाओं का लोक साहित्य लोक से जुड़ाव रहा है। मनुष्य समाज में लोक ही ऐसा वर्ग रहा है जो अभिजात्य संस्कारों, पांडित्य प्रदर्शन या दंभ से मुक्त रहकर परंपराओं को आत्मसात किए हुए लोकचित की बात करता है। मौखिक लोक साहित्य कंठों से कंठों की यात्रा करते हुए श्रुति परंपरा के माध्यम से अपना स्वरूप बनाता और सुधारता रहा है। धीरे धीरे उसे लिखित स्वरूप भी मिलता रहा है। फिर भी लगभग सभी
भाषाओं का अधिकांश लोक साहित्य आज भी लोक कंठों में बसा हुआ है। उसका लिखित स्वरूप बहुत कम मात्रा में आ पाया है। अंग्रेज पीढ़ी के लेखकों ने लोक कथाओं के संग्रहण और संरक्षण के लिए प्रशंसनीय कार्य किया, लेकिन युवा पीढ़ी का इस और रुझान कम ही नजर आ रहा है। जबकि अभी भी लोक साहित्य पर काम करने की महती आवश्यकता है। अगर इस अमूल्य धरोहर को लिखित रूप में संरक्षित करने का हम ईमानदार प्रयत्न नहीं करेंगे तो धीरे धीरे यह लोक साहित्य लुप्त हो जाएगा। महिलाएं सदियों से लोक गीतों को संरक्षित करने का काम करती रही हैं। जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों में महिलाएं लोकगीत गाती हैं। इन लोकगीतों में समय के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में आते बदलावों की झांकी भी हम देख सकते हैं। लेकिन खेद है कि आज की युवा पीढ़ी लोकगीतों से विमुख होने लगी है। उन पर सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और वे लोकगीतों की जगह फिल्मी गीतों, गजलों, उनकी पैरोडियों की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे हैं, जो लोकगीतों के संरक्षण के लिहाज से चिंताजनक है। हर एक भाषा का लोक साहित्य आधुनिक साहित्य को सदैव से ऊर्जावान करता आया है। लोक कथा की प्राचीन और समृद्ध परंपरा से संस्कार ग्रहण कर आधुनिक कहानी को नूतन आयाम दिए जा सकते हैं, क्योंकि लोक कथा अपने कथ्य और कहनपन के बल पर श्रोता और पाठक को सम्मोहित किए रहती है और उसके मन में यह उत्सुकता बनाए रखती है कि आगे क्या होगा। सफल कहानी भी वही कहलाती है जो पाठक और श्रोता को अंत तक बांधे रखे, उसमें उत्सुकता बनाए रखे। लोक कथा और लोक साहित्य की गरिमा में परंपरा को समझकर उसकी सामर्थ्य से ऊर्जा ग्रहण कर सृजन को नई दृष्टि, नया शिल्प दिए जा सकता है। लोक साहित्य की सबल और समृद्ध परंपरा से प्रेरणा लेकर हम आधुनिक साहित्य को ज्यादा आगे बढ़ा सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जलवायु परिवर्तन का भारतीय महिलाओं पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ते तापमान और बदलते मौसमी रुझान के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। मसलन गर्मी के कारण लू लगने, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जो महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, जिसका सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है। साथ ही रसोई में काम करने वाली स्त्रियों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष असर की पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की पानी के अधिकार शीर्षक रपट बताती है कि महिलाओं को रोजाना 4 घंटे तक पानी से जुड़े कामों में करती बिताना पड़ता है। मसलन बर्तन, चौका, कपड़े धोना, साफ सफाई की आदि। इससे उनकी सेहत पर पानी से होने वाली बीमारियों का असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट के समाधान के लिए आवश्यक है कि नीतियों में महिलाओं की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए और उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जाए। लू और पानी के संकट का महिलाओं पर असर को कम करने के लिए जल प्रबंधन और जलवायु सामर्थ्य से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार की नल जल योजना सैद्धांतिक रूप से एक जरूरी प्रकल्प है, ताकि साफ पानी घर घर तक पहुंचे। महिलाओं की शिक्षा
स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करके व्यक्तिगत और समाज के स्तर पर महिलाएं खुद को तैयार और अपने समुदायों की सहायता कर सके। समाप्त।